Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are good and safe at your home. Today we will discuss the next topic of physical chemistry, that is method of measurement of dipole moment, and the next topic is dipole moment and molecular structure. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट और मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट. तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं डिटरमिन करने के लिए. सबसे पहला मेथड है वेपर टेम्परेचर मेथड, सेकंड इज रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड एंड द थर्ड इज डिल्यूट सॉल्यूशन मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट टू जो है वो यहाँ पे ने एक्सप्लेन किए हैं. तो हम सबसे पहले वाले को स्टडी करेंगे, वेपर टेम्परेचर मेथड. अब इस मेथड में क्या होता है कि आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डेंसिटी मेजर करनी होती है वेपर्स की डिफरेंट टेम्परेचर्स पे. अब हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी हम जो है वो उसके बहुत सारे पीछे भी हम मेथड पढ़ के आए थे डेंसिटी फाइंड आउट करने के, उनसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम होता है जो कि कैपेसिटर के अंदर लगाया जाता है, इसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये एक कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है जिसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हमने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ वेपर्स मेजर करनी है रेंज ऑफ टेम्परेचर्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो डेंसिटी भी चेंज होती है. अब हमने निकालनी है जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि एप्सिलॉन. हमने उसके लिए लेना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है. कैपेसिटर का क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, जैसे ये मैंने एक लगा दिया, ये लगा दिया. अब पैरेलल कैपेसिटर्स लेने हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसमें जो है ना वो पैरेलली अरेंज हुए होते हैं. मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, सीरीज होता है कि एक लाइन में लगाया हो, अगर ऐसे हमने ऊपर नीचे लगा दें तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन जाता है. दो प्लेट्स के दरमियान में हमेशा एक मीडियम यूज किया जाता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटेड मटेरियल होता है. अब हमने क्या करना है, जब वेपर टेम्परेचर मेथड यूज कर रहे हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा सॉल्यूशन होगा जो हमने जिसकी मेजर करना है डाइपोल मूवमेंट. ठीक है, उसके वेपर्स या हमने सॉल्यूशन को उन दोनों के दरमियान में प्लेस कर देना है. अगर सपोज के हीट करने से आपका सब्सटेंस डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम उसके ऊपर प्रेशर जो है वो अब कम अप्लाई करें तो हमें वही रिजल्ट मिल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हीटिंग नहीं करते बल्कि हम प्रेशर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वैल्यू निकल आती है. अब हमने पीएम निकालना है. पीएम हमने पीछे भी डिस्कस किया था. तो पीएम किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड और ओ के. ठीक है, पी आई और पी ओ के. एप्सिलॉन -1 ओवर एप्सिलॉन +2 एम ओवर डी. इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे. ये हमने पहले भी मेथड थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है. फिर हमने निकालना है जी डाइपोल मूवमेंट रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड से. अब रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड में क्या है कि हमने लाइट वेव यूज करनी है. और लाइट वेव क्या होती है, उसमें रैपिडली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है. तो हमें पता है कि लाइट जो है उसमें रैपिडली दोनों फील्ड्स जो है वो पाई जाती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स जो हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं. जब हम बात करें कि जो लाइट वेव है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है. अब जब हम किसी मीडियम से उसको पास आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो उसको पोलराइज कर देगा, आइंस में चेंज कर देगा. अब क्या होगा, जब वो उस मीडियम में से पास आउट करेगा तो आयनाइजेशन हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, लाइट देखिए हमने पढ़ा है कि जब भी किसी एटम के ऊपर लाइट फॉल होती है तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, जब वो इमिट करता है तो अपनी जगह पे वापस आ जाता है. तो इस तरह इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे मूव करेगा. अब मैक्सवेल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिया था तो हम यहाँ पे एन स्क्वायर उसको इक्वल कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अल्टर कर देंगे और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लाइट है वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली यूज करते हैं. और क्योंकि जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी उसकी एनर्जी जो है कम होगी, इतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. अब यहाँ पे देखिए कि हमने पुट कर देनी है वैल्यू n² -1 ओवर n² +2 मल्टीप्लाई m ओवर d 4/3 पाई n ए अल्फा के. ये हमने पीछे जो है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये किस तरह से आया था. हमारे पास ये p
अब देखिए जो है मोलर पोलराइजेशन किसके इक्वल है, मोलर रिफ्रैक्टोमीट्री के, और जो कि पीआई के इक्वल है। अब हम यहाँ पे इसको लॉरेंस इक्वेशन जो है वो बोलते हैं, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है, इसकी सारी डिटेल हमने स्टडी की थी। तो अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें तो जिसकी वजह से हमारे पास डायपोल मोमेंट किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एम इज इक्वल टू आर एम प्लस फिर यही पूरा फैक्टर जो हमने पीछे ने डी बाय के लिए निकाल ली थी इक्वेशन, वो राइट कर देंगे 4/9 पाई एन ए म्यू स्क्वायर ओवर के टी। तो हम इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डायपोल मूवमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले जो है वो डायपोल मूवमेंट से किस तरह से इसका क्वेश्चन एप्लीकेशन भी बन जाता है, तो यह आपने अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो कहती है कि द एक्सटेंट टू विच बॉन्ड इज आयोनाइज्ड, ठीक है, हम इसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आयनिक करैक्टर किसी कंपाउंड के अंदर कितना पाया जाता है, वो हम डायपोल मूवमेंट की वैल्यू से निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब हमने आयनिक करैक्टर निकालना है, या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है कि म्यू ऑब्जर्व्ड ओवर म्यू आयनिक मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। हमने यहाँ से आयनिक करैक्टर उसका फाइंड आउट कर लेना है। जैसे परसेंट आयनिक करैक्टर हैलोजन एसिड्स का डिक्रीज होता है जैसे जैसे उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे हमारे पास डिक्रीज होता है। सबसे पहले देखें 43 है, फिर 17, फिर 12 और देन 5 रिस्पेक्टिवली है हाइड्रोजन HF HCl HBr HI से। तो जितना आपके पास साइज इंक्रीज होता जाएगा उतना ही जो आपके पास इसकी वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, परसेंट आयनिक करैक्टर जो है उतना ही डिक्रीज होता रहेगा। इस मेथड से हम किसी भी आयनिक करैक्टर जो है वो बता सकते हैं। देखिए जितना हमारे पास साइज जो है वो छोटा है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देखिए फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड ज़्यादा पोलराइज होगा। आयोडीन साइज बड़ा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इतनी स्ट्रेंथ से नहीं खींच पाएगा, तो इसलिए इनके बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर जो है पोलराइजेशन कम पाई जाती है, आयनिक करैक्टर कम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो मूवमेंट हमें हेल्प करता है डिटरमिन करने के लिए। देखिए अगर हमारे पास कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उस केस में उसका डायपोल मूवमेंट जो है वो 0 होता है। हमें पता है कि डायपोल मूवमेंट 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हम क्या करते हैं, डायपोल मूवमेंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट करते हैं। अगर दोनों सिमिलर एटम्स हैं तो वो तो एक इक्वल स्ट्रेंथ से जो है एक दूसरे को, अगर देखिए अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है या HBr है, इसमें क्या करेंगे, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो अगर हमने डायपोल मूवमेंट इंडिकेट करना है तो हम 1 लाइन से इंडिकेट कर देंगे कि एक ही स्ट्रेट लाइन होगी, हम उससे इंडिकेट कर देंगे। अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो अगर उसका डायपोल मूवमेंट 0 आ रहा है तो इट मीन्स दैट कि वो लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसी कंडीशन में उसका डायपोल मूवमेंट 0 हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता ना। तो C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O इसमें भी डायपोल मूवमेंट 0 होता है, CS2 में भी 0 होता है, क्योंकि इक्वली दोनों तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है अगर हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उनका डायपोल मूवमेंट है, ठीक है, अगर ट्राइएटॉमिक है और उनका डायपोल मूवमेंट होता है तो उसको कहेंगे कि उनकी एंगुलर ज्योमेट्री जो है वो होती है। अगर हम यहाँ पे वाटर की देखें तो ये इनकी वेक्टर एडिशन हो जाती है, जिसकी वजह से इनका डायपोल मूवमेंट होता है। मैंने कहा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट होता है, इसलिए सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ होगा और ये हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में इक्विलेटरल ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो होगा, सॉरी ऊपर वाले में एंगुलर स्ट्रक्चर होगा। और अगर उनके पास 4 हैं और डायपोल मूवमेंट उनका 0 आ रहा है तो हम कहेंगे, अगर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है और डायपोल मूवमेंट 0 आ रहा है तो हम कहेंगे वो ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर उनका होता है। अगर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, टेट्राएटॉमिक किस तरह से है, हमारे पास 4 हैं, 4 एटम्स लगे हुए हैं, लेकिन एक लोन पेयर पाया जा रहा है उनके अंदर। तो अगर उनके पास लोन पेयर पाया जा रहा है तो उनका डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ जो है वो होगा। इसके
है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट होगा। फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हम डेंसिटी ज़्यादा कंसिडर कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे जब लोन पेयर्स को देखेंगे तो फिर ये होगा, उसके लिए हम फिर इसको कंसिडर कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंसिडर कर लेंगे एक पेयर की तरफ। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ये वेक्टर एडिशन लेते हैं, इसलिए हम थर्ड वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। इस तरह CH4 है, CH4 में अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी। इससे हमने सबका इंडिकेट कर लिया। अगर कुछ कौन कौन से केसेस थे हमारे पास, अगर तो वो डायटोमिक है तो वन लाइन से इंडिकेट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन से। ट्राइएटोमिक है तो 0 आ रहा है, इट मीन्स दैट वो लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। ट्राइएटोमिक है, डायपोल मूवमेंट फिर 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट के उसके अंदर एंगुलर स्ट्रक्चर है। ट्राइएटोमिक है, 0 आ रहा है तो इट मीन्स दैट ट्राइंगल ज्योमेट्री है। टेट्राएटोमिक है, लोन पेयर है, डायपोल मूवमेंट उसका होगा। अगर टेट्राएटोमिक ही है जो है वो, सॉरी, अगर हमारे पास पेंटाएटोमिक है यानी कि 5 से बना हुआ है, डायपोल मूवमेंट 0 है तो टेट्राहीड्रल होगा। इसके बाद है लास्ट, जो हमारा लास्ट सेकंड लास्ट है वो है सिस और ट्रांस की ज्योमेट्री है। सिस ट्रांस में हमारे पास क्या होता है कि सिस के केस में डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को ऐड कर देते हैं, उसका इसलिए वजह से उनमें डायपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर डायपोल मूवमेंट है डबली बॉन्डेड कंपाउंड में तो हम कहेंगे कि वो सिस है। और अगर हमारे पास डायपोल मूवमेंट उसका कैंसल आउट हो रहा है तो इट मीन्स दैट कि वो हम ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को भी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक थी, ऑर्थो और ट्रांस, ऑर्थो और पैरा कर लेना यहाँ पे आपने। अब यहाँ पे हम किस तरह से ऑर्थो, पैरा और मेटा का बता सकते हैं। ऑर्थो होती है 1 2 और मेटा होती है 1 3 और पैरा होती है 1 4। पैरा के केस में देखें ये ऊपर ये नीचे की तरफ आएगा तो ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगर हम ऑर्थो के केस में देखें तो ऑर्थो के केस में डायपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर हम मेटा के केस में देखें यहाँ पे कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं वो निगलेक्ट होने के, तो इसलिए जो मेटा के केस में जो है वो डायपोल मूवमेंट एज कम्पेयर टू ऑर्थो कम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1.5 है, यहाँ पे 2.6 है और यहाँ पे बिल्कुल 0 है। तो हम ऑर्थो, मेटा, पैरा को भी इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।